आज की चर्चा में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि पुलिस कस्टडी में अगर टॉर्चर होता है, पुलिस द्वारा कस्टोडियल वायलेंस होता है, तो उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत में जो कानून है उसमें अलग से पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन का एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, लेकिन भारत ने इसको साइन नहीं किया है। और इसके अलावा कोई भी अलग से कानून इस चीज़ के ऊपर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो तो ये है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, अगर आपका पुलिस के साथ किसी तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, तो या आप गिरफ्तार हो रहे हैं, तो डीके बासु एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था डीके बासु। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि गिरफ्तारी के मामले में क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। तो एक सेकंड वेट करें। तो इसमें ये दिया गया है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो रही है उस समय आपके पास कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार क्या है ये हम समझते हैं। आप पुलिस से उनकी पहचान पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पदनाम सहित नाम को स्पष्ट टैग पहना रहना चाहिए। तो अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उनका यहाँ पे नेम टैग होना चाहिए, जिससे कि आप उनको पहचान सकें। आप पुलिस से अपने वकील को फ़ोन करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपका अपना वकील नहीं है या आप वकील का खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो आप न्यायालय से अपने लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। फिर आप पुलिस को अपनी गिरफ्तारी का वारंट, पुलिस रिपोर्ट और आपकी गिरफ्तारी से संबंधित अन्य दस्तावेजों को दिखाने के लिए कह सकते हैं, और पुलिस को ये सब आपको दिखाना ही होगा। तो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बोला कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और वो गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्हें आपको अरेस्ट वारंट दिखाना होगा। उसके बाद आपको अपने हस्ताक्षर करने से पहले पुलिस द्वारा तैयार किए गए गिरफ्तारी के ज्ञापन की सटीकता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आप उस पर साइन करें, उसके पहले ये देखें कि क्या उसमें आपका ही नाम है और उसमें क्या धाराएं लगाई हुई हैं, क्या उसमें लिखा हुआ है। गिरफ्तारी के ज्ञापन में गिरफ्तारी की तारीख और समय लिखित होना चाहिए और कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित किया रहना चाहिए। तारीख सही है या नहीं ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस द्वारा आपको ये सूचित किया जाना चाहिए कि इस अपराध के लिए आपको ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो ज़मानती होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गैर ज़मानती होते हैं। ज़मानत कैसे लेनी है, ज़मानत के लिए क्या अपील करना है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारा यूट्यूब चैनल न्याया इंडिया पे यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट न्याया.org पे हिंदी में इसके बारे में एक व्याख्या पढ़ सकते हैं। आप किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा अपने शरीर पर प्रमुख और मामूली चोटों को जांच कराने के लिए कह सकते हैं और पुलिस को इसका पालन करना होगा। यदि आप उनकी हिरासत में हैं तो ये जांच हर 48 घंटे पर की जानी चाहिए। इस शारीरिक जांच को इंस्पेक्शन मेमो एक डॉक्यूमेंट होता है में दर्ज किया जाना चाहिए और इस पर पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। जब आप उनकी हिरासत में होते हैं तो पुलिस द्वारा अपराधी पर हिंसा करने से रोकने के लिए ये किया जाता है, इसलिए हर 48 घंटे में आपकी मेडिकल इंस्पेक्शन, डॉक्टर से इंस्पेक्शन होना चाहिए। आपको हस्ताक्षरित निरीक्षण ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त होनी चाहिए। अब जैसे कि काफ़ी लोगों ने ये बताया है कि पुलिस ये सब फॉलो नहीं करती है और सीधा घर से उठा लेती है, पुलिस मारती है। तो देखिए, कानून मैं तो आपको बस ये बता रहा हूँ कि कानून में ये सब है। अगर पुलिस कानून को फॉलो नहीं करती है, ये सब रूल्स फॉलो नहीं करती है, तो आगे जब कोर्ट केस होगा तब उस समय आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि यह प्रोसेस है
और ये फॉलो नहीं हुआ। दूसरी बात, ये जानकारी होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार उन्हीं लोगों के साथ उत्पीड़न ज़्यादा होता है जिन्हें कानूनी जानकारी नहीं है। अगर आपको ये सारे प्रोसेसेस पता हैं तो आप अपने हक के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं, ये आपके अधिकार है। और अगर सभी के पास ये जानकारी होगी, अगर सभी को ये पता रहेगा कि गिरफ्तारी पुलिस सिर्फ इस तरीके से कर सकती है, तो हो सकता है कि जो पुलिस के द्वारा उत्पीड़न होता है वो कम हो। फिर एक और ज़रूरी बात, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसके पहले कि आप हिरासत में लिए जाएं, आप एक व्यक्ति, आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य को चुन सकते हैं जिन्हें आपकी गिरफ्तारी की खबर पुलिस को देनी होगी। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त या परिवार किसी और जिले या शहर में रहते हैं तो पुलिस को उन्हें आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना ही होगा। उन्हें कुछ क्या जानकारी देनी होगी? गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी की जगह, गिरफ्तारी किए व्यक्ति को किस जगह हिरासत में रखा गया है, ये सब उन्हें आपके परिवार या फिर आपके दोस्त को बताना होगा। पुलिस गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों की अवधि के अंदर जिले की कानूनी सहायता संगठन यानी कि लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन और उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करती है। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आपके पास मौलिक अधिकार है। जो संविधान है वो आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी प्राधिकारी ने हवालात में रखा हुआ है या गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन कोई कारण नहीं बताया है, यानी कि ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं फॉलो किया है, बिना किसी कारण के पुलिस ने रखा हुआ है, बिना किसी कारण के उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो ऐसे मामले में गिरफ्तार व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार भारत के किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। हेबियस कॉर्पस याचिका का बेसिकली मतलब है, हेबियस कॉर्पस का मतलब है शरीर को दिखाइए। तो जब भी आपको अगर शक है, आपको आशंका है कि पुलिस ने किसी को गलत तरीके से रखा हुआ है, बिना किसी बात के रखा हुआ है, तो सबसे सही तरीका है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करें। भारत का संविधान हर किसी को न्यायालय से निवेदन करने का मौलिक अधिकार देता है कि न्यायालय गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए आदेश करे और ये भी जांच करे कि ये गिरफ्तारी वैध है या नहीं। इस मौलिक अधिकार का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे एक डिटेनिंग अथॉरिटी के हिरासत में रखा जाता है और उन्हें गिरफ्तारी के कारण के बारे में नहीं बताया जाता या उन्हें वकील से बात नहीं कराई जा रही है या उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है। ये मौलिक अधिकार अत्यंत ही व्यापक है। और ये याचिका आप फाइल कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कब ले सकते हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए दो तरीके के होते हैं। एक तो जो सरकारी लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा जो प्राइवेट एनजीओज हैं। इसमें कोई स्टेज नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आपको या आपके कोई जान पहचान, आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका कोई दोस्त, उसको पुलिस गलत तरीके से उठा के ले गई है तो आप उसी समय जो उस ज़िले का लीगल एड अथॉरिटी है या फिर आपकी स्टेट की जो लीगल एड अथॉरिटी है उनको कांटेक्ट करें। और या तो फिर आपके एरिया में अगर कोई जाना माना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल एड का काम करता है, उनको आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तो हम कानून की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इस केसेस में क्या होता है कि अगर किसी पुलिस ने किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा हुआ है या पुलिस किसी का उत्पीड़न कर रही है तो जो हायर ऑफिसर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर के लेवल पे होते हैं, उनसे अगर कांटेक्ट किया जाए, उन पे अगर डायरेक्टली उनसे बात की जाए, उन पे प्रेशर डाला जाए, तो वो फिर जो उनके नीचे के ऑफिसर्स हैं उनको बोल सकते हैं कि इस इंसान को छोड़ो, या तो फिर इसको छोड़ो या तो फिर सही तरीके से कानून का पालन करो। एक और बहुत ज़रूरी चीज़,
गिरफ्तारी के 12 घंटों के भीतर पुलिस अधिकारी को इसके बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा आपकी गिरफ्तारी के बारे में और वह जगह जहां आपको हिरासत में रखा गया है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये तो हमने बात की गिरफ्तारी के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं पुलिस के हिरासत में अगर आपके साथ हिंसा होती है, आपका उत्पीड़न होता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया इसके लिए कोई कोई भी अलग से कानून नहीं है। अगर इसमें आपको जिस तरह आप किसी अतिरिक्त अपराध में एफआईआर फाइल करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से आपको एफआईआर फाइल करना होगा पुलिस अफसर के खिलाफ। अब इसमें आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि काफ़ी बार पुलिस जो है अपने ही पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं लेती है। तो इसमें आप अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं ली जा रही है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट को सीधा एक प्राइवेट कंप्लेन कर दीजिए, एक वकील के द्वारा आप सीधा मजिस्ट्रेट को प्राइवेट कंप्लेन करिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है या एनएचआरसी है उनको आप लिख सकते हैं। और अगर कस्टोडियल वायलेंस यानी कि पुलिस के हिरासत में जो हिंसा होती है उसका मामला है तो एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों के पास ये पावर दी गई है कि इस मामले में वो इंक्वायरी बैठाएं। फिर सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है कि अगर किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है यानी कि डेथ ऑफ पर्सन इन पुलिस कस्टडी, तो इसमें जो कानून है ये कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको एक अलग से इंक्वायरी करनी होगी। पुलिस तो इंक्वायरी करती ही करती है, लेकिन क्योंकि पुलिस हो सकता है इस मामले में बायस हो या पुलिस मिली हुई हो, इसलिए इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक अलग से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और अगर किसी भी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस बॉडी को सिविल सर्जन को भेजा जाए ताकि उसका पोस्टमार्टम हो। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको लिखित में ये कारण देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है। और ये जो इंक्वायरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये पुलिस के प्रोसेस से अलग अलग चलती है और इसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है ये आगे की केस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैंने जब मैं इस मामले पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे जिसमें कुछ वकील लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 96 और सेक्शन 106 में ये दिया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर पुलिस आपको मार रही है तो आप पुलिस को वापस मार सकते हैं। ये एक तरीके से ये बात सच है। जैसे सेक्शन 96 अगर आप देखें आईपीसी का तो वो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है कि अगर आपको ये आशंका है कि कोई आपको जान से मारने वाला है या आपको ये आशंका है कि कोई आपको इंजर करने वाला है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन में देखें, अगर आप आईपीसी में आगे देखें तो आप सेक्शन 99 में अगर देखें, सेक्शन 99 में ये दिया हुआ है कि प्राइवेट डिफेंस आपके पास का हक आपके पास नहीं है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई सरकारी कर्मचारी का काम अगर हो रहा है, उनके खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है, अगर आप किसी कोई रोड पे आप चल रहे हैं, कोई आपको जान से मारने की कोशिश कर सकता है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आप ये गलत जानकारी है कि अगर पुलिस वाले आपको मार रहे हैं तो आप अपने बचाव के लिए उनको वापस जान से मार सकते हैं या उनको वापस बहुत ज़्यादा मार सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 99 तो वो इस चीज़ को कवर नहीं करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस का पगड़ा और भारी हो जाएगा और उनके पास और एविडेंस हो जाएगा कि ये इंसान हिंसा कर रहा था इसलिए हमने इनको मारा। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप किसी वकील से संपर्क करें। आपके दोस्त या रिश्तेदार के साथ अगर ऐसा हो रहा है आप वकील से संपर्क करें, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करें, आप किसी अच्छे एनजीओ से संपर्क करें और
प्रेशर बनवाने की कोशिश करें, आप हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका जारी करें। और अगर आपके साथ व्यक्तिगत ऐसा हो रहा है तो जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है, आप उन जो आपके अधिकार हैं, आप उन चीज़ों का डिमांड करें। अगर आपको पुलिस लेने के लिए आई है तो आप डिमांड करें कि अरेस्ट वारंट दिखाइए, किस सेक्शन के अंडर आपको ले जाया जा रहा है ये डिमांड करिए, पुलिस वाले ने अपना नाम पट्टा पहना है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करिए, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया जा रहा है तो उसमें डेट सही है कि नहीं, आपका नाम सही है कि नहीं, क्या उसमें जानकारी दी गई है ये सही है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है व्यक्तिगत मामले में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस तरह की बेल, एफआईआर, गिरफ्तारी के मामले में और जानकारी के लिए आप हिंदी में न्याया.org पे पढ़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है न्याया इंडिया, उस पर भी हम काफ़ी सारे यही वीडियोस डालते रहते हैं। और अगला टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो भी आप लोग ही वोट करते हैं और चूज़ करते हैं। तो इस शनिवार को हम वोटिंग स्टार्ट करेंगे, हम 2 टॉपिक्स बताएंगे और आप चुनिएगा कि किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। जैसे आज के लिए ये टॉपिक आप लोगों ने ही चुना है, और अगले हफ्ते इसी समय हम लोग मिलेंगे और ये ऐसी चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया।